तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके ऑलरेडी संपन्न हो चुके हैं और आप लोगों की आंसर की आ गई है। उसमें आप लोगों ने अपने अपने ऑब्जेक्शन भी भर दिए हैं और आप लोग ज़्यादातर जो साथी इंतज़ार कर रहे हैं वो फाइनल आंसर की का कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का ये ऑब्जेक्शन और आंसर की का सिस्टम ख़त्म हुआ था, तो मेरे पास तभी से बहुत सारे साथियों के ये कमेंट आ रहे हैं कि भाई, क्या एमपी टेट वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम हैं उसके हो जाने के बाद क्या हम लोगों को एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा की यानी मेन वैकेंसी की जो तैयारी है वो करनी चाहिए? और भाई ये बताइए कि वैकेंसी आएगी कब तक और कितने पद पर आने की संभावना है? इसके अलावा जो दोस्तों कई डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट हैं जो अभी वर्तमान में जो टेस्ट देकर आए हुए हैं, तो कई लोग इस तरह के हैं कि मान के चलिए कि उनको 75 में क्वालिफाई होना है, तो कई 65 वाले हैं, कई 70 वाले हैं, और जिनको 90 में क्वालिफाई होना है तो कई ऐसे साथी हैं जो जिनके मार्क्स 80 आए हैं, 80 आए हैं या 85 आए हैं। तो उनका ये प्रश्न था कि भाई, अभी तो उन लोगों का यही क्वेश्चन बना हुआ है साथियों कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे कि बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी तक का अपना पूरा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों को अभी जो क्वालिफाई हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए अभी क्या समय है तैयारी करने का और क्या चीज़ पढ़ने का, और जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उनको क्या करने की तैयारी है और उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, एक एक करके तो जितने भी साथी हैं जो क्वालिफाई हों या डिस्क्वालीफाई हों, सभी साथी अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोगों के सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो साथी क्वालिफाई हो चुके हैं और जो ये सोच रहे हैं कि क्या हमको एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखिए साथियों, ऐसा है कि आपके जो मध्य प्रदेश सरकार ने, ये तो सभी को पता ही चल गया है कि उन्होंने 5 वर्षों में 2.5 लाख वैकेंसी देने का जो वादा किया है कि हम लोग 5 वर्ष में 2.5 लाख वैकेंसी निकालेंगे, और उसमें उन्होंने जो शिक्षा विभाग के जो पद बताए हुए हैं वो आप लोगों के वर्ग 2 और वर्ग 3 के कंबाइंड पद बताए हुए हैं, 19,000 पद। ये भी आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने जो समय सीमा दी है वो 5 साल में 2.5 लाख पदों की दी है। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, जो एमपी का जो मध्य प्रदेश सरकार का पुराना रिकॉर्ड रहा है वैकेंसी को निकालने का, तो दोस्तों वो बहुत बेकार रहा है। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि 2025 में आप लोगों को वर्ग 3 की चयन परीक्षा की जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी, तो इतना तो दोस्तों मैं श्योर हूँ, मैं खुद श्योर हूँ दोस्तों। मेरा जहाँ तक अभी तक का पूरा अनुभव है, तो 2025 में तो आपकी वर्ग 3 की चयन परीक्षा की वैकेंसी आने वाली है नहीं। ये आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल विश्वास के साथ आप लोग इस चीज़ को मान सकते हैं कि 2025 में आपकी वर्ग 3 चयन परीक्षा आ ही नहीं सकती दोस्तों। अब इसका कारण क्या है? इसका दोस्तों कारण ये है कि आप लोगों की जब वर्ग 3 की टेट की परीक्षा होनी थी, तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों का जो कैलेंडर आया था, तो उसमें वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा थी, एमपी टेट वर्ग 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा आपके एमपी टेट वर्ग 3 के पहले होनी थी। अब आप मान के चलिएगा, तो जब दोस्तों उसको डिले कर दिया इन लोगों ने, वर्ग 2 की चयन परीक्षा को डिले करके उसको पोस्टपोन कर दिया और आपकी जो एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा है उसको पहले करा लिया। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? ये मान के चलिए कि जब वर्ग 2 की वैकेंसी आज से नहीं दोस्तों, कम से कम 1 वर्ष से ये मचा हुआ है जब से एमपी टेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम हुआ है कि आपकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी आप लोगों के जो एग्ज़ाम है आ जाएगा और ज़्यादा समय नहीं बचेगा। तो इस तरह करते करते दोस्तों कम से कम 1.5 वर्ष से ज़्यादा ही 2 वर्ष तक मैक्सिमम मान के चलिए इतना समय निकल चुका है। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो वैकेंसी को निकाले जाने के। तो दोस्तों, ये मान के चलिएगा कि 2025 और हो सकता है दोस्तों 2026 भी हो जाए। मैं 26 की तो श्योरिटी नहीं लूँगा दोस्तों, लेकिन 25 में तो दोस्तों आपकी जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा है वो आने वाली है नहीं। तो आप कहेंगे कि भाई, आने वाली नहीं है तो क्या हम लोग 1 साल तक बैठकर केवल इसकी वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी करेंगे? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों को दोस्तों ये करना है
कि हम लोगों को इस तरह से सब्जेक्ट को कंबाइन करके उसको कंप्लीट करना है कि हमारी साथ ही में जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी है वो भी चलती रहे। इसके अलावा दोस्तों जो मध्य प्रदेश या अदर स्टेट के वनडे एग्ज़ाम, अन्य जो वनडे एग्ज़ाम हैं वो निकलते रहते हैं, वो भी कवर हो जाए। क्योंकि दोस्तों ये तो आप मान के चलिएगा कि जब तक आप लोग चारों तरफ हाथ नहीं फैलाओगे तो आप लोगों को कहीं एक ही दिशा में जाने से ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये मान के चलिएगा, ये मैं आपको पूरे अपने अनुभव का आज निचोड़ बता रहा हूँ। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आप लोगों को चारों तरफ हाथ तो फैलाना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, एक एक करके जो सब्जेक्ट है, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं और हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब वो कौन कौन से हैं, जैसे मान के चलिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैथ भी ऐसा है दोस्तों जो ज़्यादातर हर एग्जाम में आता है। रीजनिंग किसी किसी एग्जाम में आती है, किसी किसी में नहीं आती है। तो आप हिंदी और मैथ को कॉमन मान सकते हैं। इसके अलावा जीके दोस्तों ज़्यादातर हर पोर्शन में घुस रही है। अगर आप लोग शिक्षा वाले में भी देख लेंगे तो पर्यावरण में भी जीके का अहम रोल रहा था। और इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ तो इंग्लिश जो है दोस्तों ज़्यादातर आपके मध्य प्रदेश एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। यदि आप यूपी स्टेट में आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों को वो जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश का रोल ना के बराबर मिलता है। वहाँ इंग्लिश का सब्जेक्ट ज़्यादातर दोस्तों नहीं पूछा जाता है। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों आप लोगों को 3-4 सब्जेक्ट इस तरह से कंप्लीट कर लेने हैं कि वो किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए आए तो वो चीज़ तो आप लोगों के कंप्लीट हो ही। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जिस भी अलग लाइन में जाएंगे तो एक आध चीज़ें आप लोगों के लिए डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि यदि आप टीचिंग एग्ज़ाम में हैं तो आप लोगों के लिए जो बाल विकास है वो अलग सब्जेक्ट हो जाता है। वो आप लोगों को पुलिस वगैरह की वैकेंसी में या एसआई वगैरह की वैकेंसी में देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप लोग एसआई वगैरह में जानते हैं तो उसमें आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को हो सकता है कि विधि या कानून भी पढ़ना पड़ जाए। क्योंकि यूपीएसआई या एमपीएसआई का तो पुराने सिलेबस में ऐसा नहीं था, लेकिन यूपीएसआई में यदि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कई सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो कहने का दोस्तों तात्पर्य ये है कि आप लोग जिस भी फील्ड में जाएंगे तो उसमें कॉमन सब्जेक्ट के अलावा एक आध ऐसे सब्जेक्ट आपको ज़रूर मिलेंगे जो उस वैकेंसी से लगे हुए होंगे या उस वैकेंसी से अटैच होंगे। तो दोस्तों उसमें हम लोगों को फ़ायदा ये हो जाता है कि हम लोगों के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो तो हम लोगों के ऑलरेडी कंप्लीट ही रहेंगे। बस ये हो जाएगा कि हमको वो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उस बस को पड़ेगा तैयारी, उस बस की हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है कि हम लोगों को ज़्यादा बोझ नहीं पड़ पाता है एकदम से। केवल वही पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही हमको पूरा करना पड़ता है, बाकी हमारी जो कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी है वो ऑलरेडी ही रहती है। तो इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि कॉमन सब्जेक्ट आप लोगों को पूरा अपनी तैयारी करके रखनी है। कहाँ से करनी है इसकी दोस्तों स्ट्रेटेजी की तैयारी मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो सभी साथी परेशान नहीं हो, अपनी तैयारी को गति बनाए रखें। और जो साथी ये सोच रहे हैं कि वर्ग 3 की केवल चयन परीक्षा की करिए, तो देखिए दोस्तों आप लोग यदि साल डेढ़ साल केवल उसी की तैयारी के लिए आप लोग सोच रहे हैं कि उसी में एग्ज़ाम देंगे, उसी परीक्षा में बैठेंगे, तो देखिए दोस्तों आप लोग अभी गलती कर रहे हो कि आप केवल वही वैकेंसी में बैठोगे। क्योंकि दोस्तों अभी ये समय नहीं चल रहा है। साल भर यदि आप लोग बैठे रहे, यदि अन्य एग्ज़ामों की तैयारी नहीं की आप लोगों ने, तो आप लोग अन्य स्टूडेंटों से बहुत पीछे हो जाओगे। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ जो डिस्क्वालीफाई बच्चे हैं और अपने नंबरों की जो सोच रहे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे। तो देखिए दोस्तों यदि आप लोग अभी एग्ज़ाम दे के आए हो एमपी टेट का, तो जितने भी आपके नंबर शो हो रहे हों कंप्यूटर में, तो ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी आपको बताता है कि आपके भाई ये वाली शिफ्ट कठिन है, ये वाली सरल है, तो ये दोस्तों अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टूडेंट अपने जो मार्क्स हैं जो बता रहे हैं, तो ये आप लोग नहीं पता लगा सकते कि उस डेट में, पर्टिकुलर डेट में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे। क्योंकि दोस्तों ये सभी चीज़ें जो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला में हैं वो लगती हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपकी जो मान के चलिए 19 तारीख की शिफ्ट थी या 20 तारीख की शिफ्ट थी वो हार्ड है कि औसतन क्या कैसा है। जब तक दोस्तों एक पर्टिकुलर डेटा किसी के पास में नहीं रहेगा
तो वो कैसे उस फॉर्मूले पे अप्लाई करके आप लोगों को ये बता सकता है कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो भाई मेरे, यदि आप लोगों का एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई है, जैसे जो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो पहले तो नॉर्मलाइजेशन जब तक नहीं हो जाता तो आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई मान के नहीं चलें, क्योंकि दोस्तों जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो 42 शिफ्टों में आप लोगों के एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं। बहुत भारी नॉर्मलाइजेशन होगा। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पास हुए बिल्कुल बॉर्डर में हैं, वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, और जो डिस्क्वालीफाई नहीं है वो क्वालिफाई हो सकते हैं। और ऐसा दोस्तों कई बार देखने को मिला भी है। तो अभी जो आप लोगों के रियल नंबर हैं उनको ये मान के नहीं चलें कि आप लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। फिर भी आप लोग यदि ये सोच रहे हो कि हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, अभी अभी सीटेट के जो दिसंबर के एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं, नेक्स्ट जो सीटेट है दोस्तों आप लोगों का जून जुलाई के आसपास आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए दोस्तों अभी जो सीटेट के दिसंबर के एग्ज़ाम हुए हैं तो वो तो पूरे हो गए हैं, और जो जो 2025 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो जून जुलाई के आसपास होगा। तो जितने भी जो टेट डिस्क्वालीफाई साथी हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप लोग जो सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यदि आप लोगों का सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एमपी टेट दोस्तों दोबारा इतनी जल्दी होने वाला है नहीं। तो आप लोगों को क्या करना है, सीटेट की तैयारी करना शुरू कर देनी है। अभी आप लोगों के पास 5-6 महीने हैं, क्योंकि अभी अभी ही सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो संपन्न हुआ है। तो आप लोगों को अगले जो सीटेट की 6 महीने बाद, हर 6 महीने में सीटेट होता है, तो आप लोगों को उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। उसको करने से क्या होगा, उसको करने से दोस्तों ये होगा कि आप लोगों को जो सीटेट बेस्ड में अदर स्टेट में, जैसे मान के चलिए बिहार में ही वैकेंसी आती रहती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने को मिल जाएगा। और अभी तक का यदि रिकॉर्ड देखें तो सीटेट बेस्ड पर यूपी में भी जो शिक्षक भर्ती आती है वो सीटेट बेस्ड में अभी तक आप लोगों के अदर स्टेट के फॉर्म भर जाते रहे हैं। राजस्थान हो गया या अदर स्टेट कहीं का भी हो गया दोस्तों, तो ज़्यादातर अभी वर्तमान में हर जगह सीटेट मान्य है। तो इसीलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि जो डिस्क्वालीफाई हैं तो वो ये मत मानिए आप लोग कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन में बढ़ नहीं सकता। किसी का भी बढ़ सकता है, किसी का भी घट सकता है। लेकिन जो आप लोग अभी खाली बैठे रहे हो और केवल ये देख रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, तो आप लोग इस चीज़ से उठकर दोस्तों अपनी आगे की तैयारी जो मैं बता रहा हूँ वो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों हाथ में हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होता। यदि आप एक दिन भी पढ़ाई नहीं करते हो तो आप लोग हजारों बच्चों से दिन प्रतिदिन पीछे होते जा रहे हो। तो आप लोगों को ऐसा दोस्तों नहीं करना है, और अपनी तैयारी लगातार करते रहनी है। तो आशा करता हूँ साथियों, सभी साथियों के जितने भी डाउट्स थे वो इस वीडियो में पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे। तब भी आप लोगों को यदि कोई प्रश्न रह जाता है या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग टेलीग्राम में या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो पूरे प्रश्नों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।